जय हिंद दोस्तों, नीतीश ऑलराउंडर के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज ये वीडियो जियोग्राफी का लेक्चर नंबर 2 है और हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल। और दोस्तों भारत के भूगोल का ये दोस्तों दूसरा चैप्टर है जो कि होगा भारत के तट। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, भारत के तट। आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। आइए दोस्तों देखते हैं। होता है पश्चिमी क्षेत्र और ये दोस्तों होता है दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, और ऊपर वाला उत्तरी क्षेत्र आपको पता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में दोस्तों हमें पता है कि बंगाल की खाड़ी है। क्या दोस्तों, बंगाल की खाड़ी है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें पश्चिमी क्षेत्र की, तो पश्चिम क्षेत्र में आपको पता है दोस्तों कि अरब सागर है। क्या है दोस्तों, अरब सागर। और दोस्तों दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी क्षेत्र में दोस्तों हिंद महासागर आता है। ठीक है, हिंद महासागर। तो दोस्तों यहां से आप जान सकते हैं कि हमारा भारत जो है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसलिए दोस्तों भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि जो स्थान 3 तरफ से घिरा हो समुद्र के द्वारा उस स्थान को प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए यहाँ पे दोस्तों भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई की बात करें दोस्तों, भारत की जो मुख्य भूमि की जो तटरेखा है वो दोस्तों कितना किलोमीटर है, तो दोस्तों है 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों और द्वीपों की तटरेखा को मिला लें तो कुल दोस्तों हो जाता है 7516 किलोमीटर। ठीक है, कितना हो जाता है, 7516 किलोमीटर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों देखिए द्वीप का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि जो अंडमान निकोबार जो द्वीप है हमारा आइसलैंड है, ठीक है, तो उसको यदि हम मिला लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 7516 किलोमीटर। भारत के कुल दोस्तों 9 राज्य समुद्री तट से लगे हैं। भारत के कुल दोस्तों 9 राज्य जो हैं वो समुद्री तट से लगे हैं। आइए दोस्तों काउंट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये यहाँ पे गुजरात है। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों गुजरात है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ बच्चे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखिए दोस्तों ये गुजरात है। यहाँ दोस्तों देखिए महाराष्ट्र है। ठीक है, इसके नीचे दोस्तों जस्ट गोवा है। ठीक है, गोवा के देखिए नीचे दोस्तों कर्नाटक है और कर्नाटक के नीचे दोस्तों यहाँ पे केरल है और यहाँ पे दोस्तों कि तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु के दोस्तों ऊपर देखिए तो आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश के ऊपर बात करें दोस्तों तो उड़ीसा है और उड़ीसा के बाद दोस्तों यहाँ बात करें दोस्तों तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार दोस्तों आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो दोस्तों कुल 9 राज्य जो हैं वो हमारे समुद्री तट से लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में भी हम जानेंगे। इससे पहले अब आपको दोस्तों बताता हूं कि भारत के कुल 9 राज्य समुद्री तट से लगे हैं, जिसमें सबसे लंबी तटरेखा दोस्तों कौन बनाता है, तो दोस्तों गुजरात बनाता है। कौन दोस्तों बनाता है, गुजरात। ठीक है, आपसे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो समुद्र से सबसे ज्यादा दोस्तों सीमा बनाता है, दोस्तों वो राज्य होगा गुजरात। ठीक है दोस्तों, कितनी लंबाई, तो दोस्तों 1214 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर 1214 किलोमीटर की है। और सबसे कम तटरेखा की बात करें तो गोवा है। कौन है दोस्तों, गोवा। गोवा है और ये कितना दोस्तों डिस्टेंस है, 101 किलोमीटर। शुभ शुभ, ठीक है, शुभ शुभ कितना है, गोवा 101 किलोमीटर की तटरेखा है। किसकी दोस्तों, गोवा की। और दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा भारत में तो गुजरात की राज्य की है। कितना है दोस्तों, 1214 किलोमीटर है। आप ऐसे रख सकते हैं 1214। ठीक है, सबसे ज्यादा तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन है, तो अंडमान निकोबार है। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसका तटरेखा कितना है, तो 1962 किलोमीटर है। 1962 किलोमीटर है। ठीक है, आप इतने बात को याद रखेंगे, काफी आसान है।
अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं भारत के तट, मैदान और घाट के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, हमारा जो भारत है, देखिए दोस्तों यहाँ इधर पश्चिम है, मैं आपको बताया इधर पश्चिम है। तो दोस्तों देखिए इधर पश्चिम में जो पहाड़ी हैं, ठीक है, पश्चिम की साइड जो पहाड़ी हैं, इनको दोस्तों पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट। और दोस्तों देखिए ये पूर्वी साइड के जो पहाड़ हैं, पूर्वी साइड के दोस्तों जो पहाड़ हैं, इधर दोस्तों देखिए पूरब की तरफ जो पहाड़ हैं, इनको दोस्तों कहा जाता है पूर्वी घाट, ठीक है, इनको कहा जाता है पूर्वी घाट। देखिए दोस्तों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिस जगह पे मिलते हैं, यानी यहाँ पे ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहाँ पे मिले हैं, तो जिस जगह पे मिलते हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं नीलगिरी पर्वत। कौन दोस्तों कहते हैं? ये जहाँ पे मिले हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इसी को कहते हैं नीलगिरी पर्वत, ठीक है, नीलगिरी पर्वत। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों पश्चिमी घाट के पहाड़ी या पर्वत को दोस्तों कहते हैं सह्याद्री पर्वत। याद रखेंगे, सह्याद्री पर्वत, ठीक है, सह्याद्री पर्वत। और दोस्तों पूर्वी घाट के पहाड़ियों को दोस्तों क्या कहते हैं? तो महेंद्रगिरी पर्वत कहते हैं, ठीक है, महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इतना क्रम देख लीजिए आप, अब इसके बाद बताता हूं आपको, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब हम पश्चिमी तट के बारे में जानते हैं, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों ये घाट जो हैं पठारों की ढलान है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी के पर्वत के नाम से जाना जाता है, और पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट जहाँ पे मिलते हैं वो नीलगिरी पर्वत है, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये जो घाट हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये पठारों की ढलान है, ठीक है। क्या है दोस्तों? ये घाट पठारों की ढलान है। पूर्वी तटीय मैदान या पश्चिमी तटीय मैदान तट से घाट तक 10 से 30 किलोमीटर तक का संकीर्ण मैदान है। तो दोस्तों ये जो पूर्वी तटीय मैदान या जो पश्चिमी तटीय ये जो मैदान है, किनारे वाले जो मैदान हैं, तो इनका इस घाट तक का जो दूरी है कितना है दोस्तों? 10 से 30 किलोमीटर तक है, ठीक है। और उसके बाद देखिए दोस्तों पश्चिमी तट को 4 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों भी हम जानेंगे कि ये जो पश्चिमी तट है, ये जो पश्चिम का भाग को, जो पश्चिम के क्षेत्र में है, इसको पश्चिमी तट कहते हैं, जो पूर्वी के भाग का है उसको पूर्वी तट कहते हैं। दोस्तों तट का मतलब होता है किनारा, ठीक है। तो दोस्तों ये पश्चिमी तट को 4 भागों में बांटा गया है। आइए इसको हम याद कर लेते हैं। देखिए दोस्तों कैसे, ये भारत के तट को याद कराना मैं गारंटी लेता हूं, अभी आपको 2 मिनट में पूरा तट याद हो जाएगा। बस मेरे इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा तट याद होगा दोस्तों, गारंटी है। देखिए दोस्तों, हमने अभी आपसे कहा कि पश्चिमी जो तट है उसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए पहले नामकरण कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये तट की ये लंबाई है, ये पूरा ये तट है दोस्तों, ये पूरा समुद्री तट है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ तक आपका देखिए दोस्तों ये पड़ जाता है पश्चिमी तट, और इसके बाद देखिए दोस्तों ये वाला पड़ जाता है हिस्सा पूर्वी तट का, ये सब पूर्वी तट है, ठीक है। ये दोस्तों क्या है दोस्तों? देखिए ये पूर्वी तट है, ठीक है, ये पश्चिमी तट है, और ये दोस्तों क्या है? पूर्वी तट है। मैं इधर लिख दे रहा हूं पश्चिमी तट, और ये दोस्तों है पूर्वी तट। मतलब दोस्तों ये पश्चिमी तट नहीं है, पश्चिमी तट ये है, ठीक है, ये पूर्वी तट है, इस लेकिन दूर लिख दिया हूं। देखिए दोस्तों यहां पर ये गुजरात है, ये सब लोग जानते हैं। ये दोस्तों क्या है? तो गुजरात है, ये सब जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात है दोस्तों, देखिए यहां पर दोस्तों देखिए दमन है, ठीक है दोस्तों, ये गुजरात है, ये दमन है। गुजरात से लेकर के दमन तक का एक हिस्सा हुआ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दमन के बाद यहां पे दोस्तों जो है आपका ये है दोस्तों, देखिए गोवा, ठीक है। दमन से लेकर के ये हिस्सा दोस्तों क्या हो गया? गोवा हो गया। यहां पर गोवा के बाद दोस्तों यहां कर्नाटक,
कर्नाटक, और दोस्तों यहाँ पे है केरल। ठीक है, तो दोस्तों गिन लीजिए पश्चिमी तट को 4 भागों में बांटा गया है या नहीं। गुजरात से लेकर के दमन तक का 1 भाग, दमन से लेकर गोवा 2 भाग, गोवा से लेकर कर्नाटक 3 भाग, और कर्नाटक से लेकर के केरल कुल 4 भाग। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पश्चिमी तट को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? गुजरात से दमन। ठीक है, पहला हिस्सा हो जाएगा गुजरात से दमन। दूसरा हिस्सा की बात करें दोस्तों तो दमन से गोवा। दमन से गोवा। तीसरा हिस्सा की बात करें तो गोवा से कर्नाटक। ठीक है, चौथा हिस्सा कर्नाटक से केरल। ठीक है, तो ये हमें 4 हिस्सा मिल गया, गुजरात से दमन, दमन से गोवा, गोवा से कर्नाटक, कर्नाटक से केरल। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इन चारों को किस तट के नाम से जाना जाता है। यही आपसे दोस्तों एग्जाम पूछा जाता है और काफी कंफ्यूजन होता है, जल्दी याद नहीं होता, याद भी होता है तो बाद में लंबे समय के बाद भूल जाता है। लेकिन दोस्तों आज मैं जो तरीका बताऊंगा ना उससे आप कभी नहीं भूलेंगे और ना ही आपको रिवीजन करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और यहाँ पे देखिए दोस्तों, गुजरात से दमन, तो यहाँ पे देखिए गुजरात से दमन जो है, अगर यहाँ से हम ग ले लें और यहाँ से द ले लें, ठीक है, तो हमें कुछ मिलेगा ग, द और र लगाइए। ठीक है, गदर। तो दोस्तों आप जानते हैं कि गदर पिक्चर जो था फिल्म वो सनी देओल का है। ठीक है, तो सनी देओल का दोस्तों एक डायलॉग बहुत फेमस है, कातिया तू कहे तो काटू, तू कहे तो भोंकू। ठीक है, ये दोस्तों घातक पिक्चर का डायलॉग है, कातिया तू कहे तो काटू, तू कहे तो भोंकू। ठीक है, तो कातिया सनी देओल ने ये डायलॉग यूज किया था, कातिया। ठीक है, कातिया। तो यहाँ दोस्तों आपको मालूम हो जाएगा कि गदर मूवी भी सनी देओल का है, घातक मूवी भी सनी देओल का है। तो गदर दोस्तों यहाँ से ग से आप ले लीजिएगा गुजरात और द से ले लीजिएगा दमन, और कातिया यानी काठियावाड़ तट। ठीक है, तो ये दोस्तों हो जाता है गुजरात से दमन तक का काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो गया होगा, और बिल्कुल जब भी आपको देखो जब भी क्वेश्चन कहीं देखने को मिलेगा आपको, आपके माइंड में तुरंत ये स्टोरी जाएगी और आप तुरंत काठियावाड़ टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए मैं ये बताता हूं आपको, दमन से गोवा। तो दोस्तों देखिए एक कौवा था और उसके आप प्यास लगने की कहानी को आप जानते हैं। तो दोस्तों कौवा जो है उसकी प्यास से दम निकल रही थी, वो उड़ रहा होता है, तो उसको अचानक जमीन पर एक घड़ा दिखाई देता है और वो कौवा उस घड़े पर जाके बैठता है, झांकता है उसमें, तो उसको पानी बहुत अल्प मात्रा में अर्थात बहुत कम मात्रा में उसे पानी मिलता है जो कि नीचे बिल्कुल रहता है। अब कौवा उस वहां तक तो पहुंच नहीं पाता, उसकी जो गर्दन है वहां तक उसकी चोंच नहीं पहुंच पाती है और वो पानी पीने में असमर्थ रहता है। तो उसको एक तरकीब सूझती है कि यार अगर इसमें हम लोग कंकड़ डालेंगे, इसमें अगर मैं कंकड़ डालूंगा तो ये जो है कि पानी ऊपर आएगा और मैं इस पानी को पी सकूंगा। ठीक है, तो कौवा का प्यास के कारण दम निकल रहा था, तो उसने किसका इस्तेमाल किया? कंकड़ का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वही सेंस है, दमन यानी दम निकल रहा था, गोवा कौवा, गोवा कौवा सुनने में काफी सिमिलर लग रहा है, गोवा कौवा। ठीक है, तो इस जो है कि कौवे का दम निकल रहा था प्यास से, तो उसने क्या किया? कंकड़ के सहायता से पानी को ऊपर कर लिया। कंकड़ का अर्थात दोस्तों अर्थ हुआ कोंकण तट, कंकड़ मतलब कोंकण तट। देखिए ये भी आपको दोस्तों याद हो गया होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको याद हो गया होगा। और यदि आप इस क्वेश्चन को कहीं भी देखेंगे तो आप एकदम सही टिक करेंगे और आपको कभी भी रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों अगर ये समझ में आ रहा है, ऐसे पूरा याद करा दूंगा दोस्तों, तो दोस्तों अभी के अभी जस्ट आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक तो जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं। देखिए गोवा है, अब कर्नाटक है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए गोवा में किन्नर लोग नाटक कर रही हैं। ठीक है, किन्नर आप जानते हैं। ठीक है, तो गोवा में
किन्नर लोग नाटक कर रही हैं। आप इसमें याद रखिए कि किन्नर कहाँ नाटक कर रही हैं, गोवा में। तो गोवा से नाटक यानी कर्नाटक, ठीक है, गोवा में किन्नर नाटक कर रही हैं, तो गोवा नाटक, ठीक है, गोवा से कर्नाटक। और उसके बाद दोस्तों कौन नाटक कर रहा है, किन्नर, तो किन्नर का मतलब हो जाएगा केनरा तट, केनरा तट, ठीक है। तो गोवा से कर्नाटक तक के तट को क्या कहते हैं दोस्तों, केनरा तट कहते हैं, ये भी आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक केरल। देखिए यहाँ पे वही अर्थ है नाटक, तो नाटक अगर आप केरल में दिखाएंगे, ठीक है, गोवा में कौन नाटक दिखा रहा था, किन्नर लोग, अगर आप नाटक केरल में दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे दोस्तों, अगर आप नाटक केरल में दिखाएंगे तो माला माल हो जाएंगे। अगर आप नाटक कहाँ दिखाएंगे, केरल में, केरल में कोई शो कर रहा है, कोई नाटक कर रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, माला माल हो जाएंगे। तो माला माल का अर्थ हुआ दोस्तों मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है। तो ये दोस्तों के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि केरल के आसपास के तट को क्या कहते हैं, तो मालाबार तट कहते हैं। आप इसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों ये पश्चिमी तट फाइनल हो गया एकदम अच्छे से। अब देखिए, अब इसको आप मत देखिएगा, ठीक है, इसको मत देखिए। अब यहाँ मुझे बताइए, गुजरात दमन, गदर, ठीक है, गदर में सनी देओल है, उनका एक डायलॉग फेमस है, कातिया तू कहे तो कातूं, तू कहे तो भोकूं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कातिया यानी काठियावाड़ तट। ऐसे भी कह सकते हैं कि कातिया क्या था, गद्दार था। शहर में कहते हैं विलेन और गांव में कहते हैं गद्दार। गद्दारी का रोल कौन किया था, कातिया है उसमें, ठीक है। तो काठियावाड़ तट, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, दमन से गोवा, कौवा का दम निकल रहा था तो उसने कंकड़ फेंक के पानी ऊपर कर लिया, तो कोंकण तट, ठीक है, कोंकण तट। उसके बाद देखिए दोस्तों देखिए, नाटक कर रहे हैं गोवा में कौन, किन्नर लोग, किन्नर लोग गोवा में नाटक कर रहे हैं, तो केनरा तट, केनरा तट, ठीक है। कर्नाटक केरल, केरल में अगर आप नाटक दिखाएंगे तो दोस्तों मालामाल हो जाएंगे, तो मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है। यहां तक तो आपको पश्चिमी तट देखिए एकदम अच्छे से रट गया, अच्छे से याद हो गया। बस आपको लोग यही लॉजिक अपने माइंड में सेट करके रखना है। अब कभी आपको रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गारंटी है मेरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों पूर्वी तट की बात करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु है, ठीक है। यहाँ पे क्या दोस्तों, तमिलनाडु, तमिलनाडु का भी कौन सा जगह है, कन्याकुमारी है, ठीक है। राज्य तमिलनाडु है, जगह का नाम क्या है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को ही केप केमोरियन के नाम से जानते हैं, मैं पिछली वीडियो में बताया था आपको, याद रखिएगा, केप केमोरियन, केप केमोरियन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तमिलनाडु से यहाँ पे दोस्तों है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, तो दोस्तों तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक के तट को क्या कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसको कहते हैं, पहले मैं आपको बता दूं पहले ट्रिक। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु यहां मैं लिख रहा हूं, तमिलनाडु, ठीक है, और यहां पे है आंध्र प्रदेश। हमें ये बताना है इनके बीच का, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तमिलनाडु में मिलना छिपा है, क्या छिपा है, मिलना, ठीक है। तमिलनाडु में क्या छिपा है, मिलना। और दोस्तों ये क्या है, यहाँ पे, यहाँ देखिए क्या है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ दोस्तों क्या है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप जो है कि अंधाधुन मिलेंगे, आंध्र प्रदेश मतलब अंधाधुन, ठीक है, अंधाधुन, यहाँ से आप लॉजिक बैठा कर रखिए, अंधाधुन, अंधाधुन का मतलब बार बार, ठीक है। अगर अंधाधुन आप मिलेंगे, ठीक है, तो कोरोना फैलेगा। कोरोना कैसे फैलेगा, अंधाधुन मिलने से। अगर आप कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, मिलेंगे, भीड़ लगा के रहेंगे, एकत्रित होकर रहेंगे, दोस्तों क्या फैलेगा, कोरोना फैलेगा, ठीक है। क्या फैलेगा, कोरोना फैलेगा। तो दोस्तों कोरोना से हो जाएगा कोरोमंडल तट। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कोरोना से हो जाएगा कोरोमंडल तट। क्या हो जाएगा,
कोरोमंडल तट। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के तट को कौन से तट के नाम जाना जाता है, तो कोरोमंडल तट। एकदम अच्छे से इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद करके इसको रखिएगा, आपको बिल्कुल भूलेगा भी नहीं, ठीक है। तो यदि आप अंधाधुंध मिलेंगे तो कोरोना फैलेगा, यानी कोरोमंडल तट, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पर आता है उड़ीसा, ठीक है, और उड़ीसा के बाद इधर आता है पश्चिम बंगाल। ये जो एरिया है यहाँ पे बांग्लादेश है, और बांग्लादेश के पीछे जो होता है पश्चिम बंगाल होता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल को इतना लेंदी नहीं लिखता हूं, ऐसे लिख देता हूं, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। अब देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, यहां लिखा है पश्चिम बंगाल, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं प ब, क्या लिखा हूं, प ब, पबजी, पबजी। पबजी क्या है दोस्तों, एक गेम है, ठीक है, बहुत लोग खेलते हैं पबजी। तो पबजी क्या है दोस्तों, एक गेम है। मुझे बात ये, अगर लड़कवा बार बार पबजी गेम खेलेगा, ठीक है, बार बार पबजी गेम खेलेगा, दिनों रात पबजी गेम खेलेगा मोबाइल में, ठीक है, तो ये बताइए, उस मोबाइल को बार बार देखने से उसका आँख खराब होगा, आँख खराब होगा तो उसे अंधापन होगा, ठीक है, क्या होगा दोस्तों, अंधापन होगा। बार बार दिन भर रात भर पबजी गेम खेलेगा वो, तो उसको क्या होगा दोस्तों, अंधापन तो होगा, ठीक है। तो अंधापन होगा और पबजी खेलेगा और दिन रात पबजी खेलेगा, तो उसका डाटा भी तो खर्च होगा। मोबाइल में जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट में जो 1.5 GB डेली मिलता है, 1 GB डेली मिलता है, 3 GB डेली मिलता है, तो वो डाटा भी तो खर्च होगा। तो यदि भैया आप हमेशा पबजी खेलेंगे तो आंख तो अंधा होगा, ठीक है, और खर्च क्या होगा, डाटा खर्च होगा। क्या खर्च होगा, डाटा। तो डाटा से बन गया डेल्टा क्षेत्र। क्या बन गया दोस्तों, डेल्टा क्षेत्र। ये दोस्तों आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है, डाटा से बन गया डेल्टा क्षेत्र। दोस्तों मैं देखिए ये सब चीज़ याद कराने के लिए ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक आपको इस वीडियो में देता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। अगर सब याद हो गया है ईमानदारी से तो मुझे आप एक लाइक तो जरूर दीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर, चलिए अब इसको आप लिखिए कि आंध्र प्रदेश से, या तो पहले लिख लीजिए, हाँ चलिए लिखिए, आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक के तट को क्या कहते हैं दोस्तों, तो कहते हैं डेल्टा क्षेत्र, ठीक है। अब दोस्तों बीच में रह गया उड़ीसा वाला क्षेत्र, ठीक है, उड़ीसा क्षेत्र रह गया। तो उड़ीसा वाले क्षेत्रों में महानदी के द्वारा बनाया गया और उड़ीसा के तट का जो क्षेत्र है दोस्तों, मैदानी क्षेत्र, उसको दोस्तों उत्कल का मैदान कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उड़ीसा के लिए मैं स्पेशली बता दे रहा हूं, उड़ीसा वाले आसपास के क्षेत्रों के लिए उत्कल का मैदान, ठीक है। देखिए उड़ीसा का पहले का नाम उत्कल था, ठीक है, इसीलिए याद रखो, आपको याद हो जाएगा उत्कल का मैदान। उड़ीसा का पहले का नाम क्या था, उत्कल था, ठीक है। इसीलिए उड़ीसा जिस समय स्थापना हुआ था उसी दिन उत्कल दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो उत्कल का मैदान उड़ीसा, ठीक है, आप याद रखिएगा। तो दोस्तों देखिए, होपफुली कि ये आपको बहुत अच्छे से याद हो गया इतना मैटर, ठीक है। अब देखिए मैं बात करता हूँ, तट तो हो गया, निपटा दिया हम लोगों ने तट को। देखिए नीलगिरी की पहाड़ी, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब देखिए नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन है, ठीक है। तो पहले आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि नीलगिरी पहाड़ी में आपको बताया क्या था। तो मैं आपको ये बताया था कि जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिले थे, यहाँ पे जहाँ पे मिले थे, इसी को हमने कहा था नीलगिरी। क्या कहा था दोस्तों, नीलगिरी कहा था, ठीक है, नीलगिरी पर्वत। तो इस नीलगिरी पर्वत की कोई एक ऐसी चोटी होगी जो सबसे ऊंची होगी, तो उसी सर्वोच्च चोटी का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब आप कहेंगे कि भैया इतना तो कुल याद करा दिए ट्रिक के सहायता से, इहो ट्रिक की सहायता से कहीं नहीं याद करा देते। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका देखिए नाम है, नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यार इहो याद करा दो भैया ट्रिक से, तो भैया इसको हम याद करा दे रहे हैं। देखिए नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी, एक छोटका बचवा था, उसका नाम था नील, ठीक है। वो बचवा क्या कर रहा था, दौड़ रहा था, गिर गया भाई साहब, क्या हो गया, वो गिर गया। तो अब जो है कि जब वो बचवा गिर जाएगा दौड़ते हुए,
तो कोई उसको आदमी आवाज़ देगा, चाहे हम ही लोग आवाज़ देंगे, दौड़ो बेटा दौड़ो, कमान दौड़ो, यू कैन डू इट, दौड़ो बेटा दौड़ो, ठीक है, दौड़ो बेटा। तो नीलगिरी, नील नाम का छोटका बचवा लड़कवा था जो गिर गया दौड़ते हुए, तो उसको फिर हम लोग कह रहे हैं दौड़ो बेटा दौड़ो, तो दौड़ो बेटा से बन गया डोडा बेटा। क्या बन गया दोस्तों? डोडा बेटा। अब दोस्तों आपको आप कहेंगे कमाल का ट्रिक बता रहे हो यार, तो भैया कमाल का ट्रिक बता रहा हूँ, तो कमाल का सब्सक्राइब भी करिए और कमाल का लाइक भी करिए, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी जाएगी दोस्तों? डोडा बेटा। आपके मन में तुरंत आ जाएगा कि नीलगिरी, नील दौड़ते हुए गिर गया तो हमने कहा दौड़ो बेटा दौड़ो, तो डोडा बेटा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो नीलगिरी पहाड़ी को दोस्तों, पहाड़ों की रानी कहते हैं, पहाड़ों की रानी, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ये भी कि पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं, तो नीलगिरी पहाड़ी को, नीलगिरी पर्वत को दोस्तों क्या कहते हैं? पहाड़ों की रानी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस पहाड़ी में कौन सा प्रसिद्ध स्थान है, तो ऊटी आप नाम सुने होंगे। ऊटी नामक जो प्रसिद्ध स्थान है वो दोस्तों कहाँ पे है? इसी नीलगिरी की पहाड़ी पे स्थित है ऊटी नाम का स्थान, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सारे मैटर आपको समझ में आ गए होंगे कि भारत के तट के नाम क्या हैं, आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप हो सके तो दोबारा भी जरूर देख लीजिएगा, ताकि बिल्कुल आपके माइंड में एकदम 100% सेट हो जाए, बल्कि हो तो गया ही होगा, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आप लोग को बिल्कुल सेट हो गया होगा माइंड में। चलिए दोस्तों अब इसके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। देखिए, पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार क्षेत्र जो है वो दोस्तों ज़्यादा होता है किसके तुलना में? पश्चिमी तटीय मैदान क्षेत्र के तुलना में, ठीक है, जो कि कृषि दृष्टिकोण से भी ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि मतलब पूर्वी क्षेत्रों में कृषि ज़्यादा होता है, इसीलिए पूर्वी क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है पश्चिमी क्षेत्रों की तुलना में, ठीक है दोस्तों अगला पॉइंट है कि भारत का औसत समुद्री तल, भारत का जो औसत समुद्री तल है वो कहाँ से नापा जाता है? देखिए दोस्तों, पहले इस बात को समझते हैं कि जो स्थलीय क्षेत्र है, जो मैदानी क्षेत्र है दोस्तों, वो कहीं पे ढलान है, कहीं पे कुछ ऊंचाई है, तो आखिर किसी चीज़ की अगर तल की हमें ऊंचाई या कोई भी चीज़ अगर मापना है तो किसी चीज़ को एक सापेक्ष तो लेना पड़ेगा। तो सापेक्ष हम किसको लें? हम जमीन को सापेक्ष तो ले नहीं सकते, क्योंकि जमीन कहीं पे ऊंची भी होती है और कहीं पे नीचे भी होती है जमीन, ठीक है। तो दोस्तों हम जमीन को सापेक्ष मानेंगे तो त्रुटियां देखने को मिलेगी, तो इसके लिए दोस्तों समुद्र तल को ही सापेक्ष माना गया, क्योंकि समुद्र तल को देखा गया कि हर जगह लगभग समुद्र तल बराबर होता है, ठीक है। तो समुद्र तल को ही औसत माना गया है। तो भारत का जो औसत समुद्री तल है वो कहां से नापा जाता है दोस्तों? तो चेन्नई तट से नापा जाता है, ठीक है। कहां से दोस्तों? चेन्नई तट से, ठीक है, चेन्नई तट से नापा जाता है। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है दोस्तों, सर्वाधिक तटीय अपरदन जो होता है वो किससे होता है? लहरों से होता है कि ज्वार भाटा से होता है कि धाराओं से होता है कि सुनामी लहरों से होता है? दोस्तों इसका सही विकल्प होगा लहरों से होता है, ठीक है। किससे होता है दोस्तों? तो लहरों से होता है सर्वाधिक तटीय अपरदन। तटीय अपरदन का मतलब ये हुआ कि समुद्र के किनारे तटों पे जो बड़े बड़े चट्टान, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो उनमें जो अपरदन यानी जो घिसाव का जो घटना होता है, तो लहरें जब बार बार आती हैं तो वो कुछ न कुछ उस किनारों को काटते छाटते रहती हैं, इसलिए उसको कहा जाता है दोस्तों तटीय अपरदन, ठीक है। तो ये सर्वाधिक कहाँ होता है दोस्तों? लहरों में होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके आगे बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, भारत की तटरेखा के, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम भारत के तट के बारे में जाने पर भारत का जो किनारा है अर्थात उसका जो हिस्सा है भारत का, वो समुद्र में भी होता है, सभी देशों का होता है, ठीक है। तो भारत का भी समुद्र में हिस्सा है, तो कितना दूर तक भारत को कितने अधिकार प्राप्त हैं, आइए इस चीज़ को हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में जो दूरियां मापी जाती हैं, भारत के लिए जो समुद्री सीमा में जो समुद्र की जो दूरी मापी जाती है वो दोस्तों समुद्री मील में मापी जाती है, इसको इंग्लिश में नॉटिकल मील भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 12 समुद्री मील तक की दूरी को प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं, ठीक है। हम किनारे से अपने भारत के तट से कहाँ पे दोस्तों पहुँचेंगे? तटीय सीमा से पहुँचेंगे 12 समुद्री मील तक, और दोस्तों उसको कहेंगे प्रादेशिक समुद्री सीमा, इसको टेरिटोरियल सी भी कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम किनारे से 24 समुद्री मील तक दूरी तक अगर जाएं तो
तो दोस्तों उसे कहते हैं समीपस्थ मंडल, जिसे इंग्लिश में कॉन्टिजियस जोन भी कहते हैं। तो कॉन्टिजियस जोन के लिए भारत को क्या अधिकार प्राप्त है? भारत को इस क्षेत्र में साफ सफाई, सीमा शुल्क से लेकर वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं 200 समुद्री मील तक की दूरी को। ठीक है, 200 समुद्री मील तक की दूरी को दोस्तों अनन्य आर्थिक अधिकार कहते हैं, इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक जोन यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब यहाँ पर क्या अधिकार प्राप्त हैं? वैज्ञानिक परीक्षण द्वीपों के निर्माण के अधिकार प्राप्त हैं। अर्थात यहाँ पर दोस्तों वैज्ञानिक परीक्षण का भी अधिकार प्राप्त है, आप कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वहाँ पे कर सकते हैं इतने तक के रेंज में। और द्वीपों के निर्माण, अर्थात यदि कोई भी नया कृत्रिम द्वीप बनाना चाहें तो द्वीपों का निर्माण भी कैसे कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ तक के 200 समुद्री मील तक के एरिया में भारत जो है कि कोई भी खनिज पदार्थ का खनन कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप बताता हूँ, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोल निकालना, अगर इधर पेट्रोल मिलता है तो उस पर भारत का अधिकार होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इतना बात जरूर अच्छे समझ में आया होगा। मैंने पूर्ण कोशिश किया कि आपके टॉपिक अच्छे से याद हो सके, इसीलिए मैंने मजेदार तरीके का ट्रिक भी आपको बताया। अब दोस्तों आगे भी यह वीडियो जारी रहेगा, यह जियोग्राफी की श्रृंखला को मैं जारी रखूंगा और ऐसे ही मजेदार ट्रिक के साथ आपको पूरा याद कराने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो लेक्चर नंबर 3 होगा और वो चैप्टर का नाम होगा भारत के पर्वत, और उसको भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छे ट्रिक के साथ याद करा सकूं। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।